वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, मैं विकास प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइजर में। आज हम लोग जो है इस वीडियो में कंज्यूमर बिहेवियर सेकंड पार्ट के बारे में जानेंगे। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने जो है कंज्यूमर बिहेवियर के कंसेप्ट को जाना। कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोगों ने यूटिलिटी के डिफरेंट क्रोनोलॉजी को जाना। आज हम लोग जो है इस वीडियो में लाभ डिमांड के बारे में जानेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे, ओरिजिनल डिमांड फंक्शन एंड इनवर्स डिमांड फंक्शन क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे, और लॉ ऑफ डिमांड का क्रोनोलॉजी क्या रहा है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मतलब मांग के नियम का जो है विकास कब हुआ। तो अगर कहा जाए यहाँ पे आप लोग देखोगे इन 1699 डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड विच वाज फर्स्ट टाइम स्टेटेड बाय द चार्ल्स डिविडेंड। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड मांग का नियम का जो डेवलपमेंट हुआ, विकास किया गया, वो चार्ल्स डिविडेंड ने 1699 में किया था। ठीक है, फिर भी आगे का कह रहा है कि इन 1890 हाउएवर इट वाज अल्फ्रेड मार्शल हु डॉक्यूमेंटेड द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन कह रहा है कि 1890 में आपके अल्फ्रेड मार्शल थे जिन्होंने लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया, जो कि उनकी जो बुक पब्लिश हुई थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें इन्होंने इसको बताया था। ठीक है, और आगे कहा जा रहा है कि इन हिज मास्टरपीस ही रिकॉन्साइल्ड द डिमांड एंड सप्लाई इनटू अ सिंगल एनालिटिकल फ्रेमवर्क एंड कंपेयर्ड अपर ब्लेड एंड अंडर ब्लेड ऑफ ए सीजर। और फिर कह रहा है ये कि इन्होंने जो है, जब मार्शल ने क्या किया कि इन्होंने लॉ डिमांड और सप्लाई को, मांग और पूर्ति को उन्होंने बताया कि एक सीजर है, कैंची जैसे होती है, कैंची में क्या होता है, दो ब्लेड होते हैं। तो उन्होंने अपर दो ब्लेड में इन्होंने ऐसे ही डिमांड और सप्लाई को बताया कि जैसे मांग और पूर्ति हो, जैसे कैंची की दो ब्लेडें होती हैं, उसी तरीके से आपका क्या है, मांग और पूर्ति है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई है, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे बिना कैंची के अगर केवल हमारे पास अपर प्लेट रहे या केवल लोअर प्लेट रहे तो उसका कोई यूज नहीं है, वो ना किसी चीज़ को काट नहीं सकता है, मतलब यूजलेस है। उसी तरीके से मांग और पूर्ति भी है, डिमांड एंड सप्लाई भी है। केवल डिमांड रहेगा तब भी कोई काम नहीं हो पाएगा, केवल सप्लाई रहेगा फिर तो भी वो यूजलेस है। डिमांड और सप्लाई का एग्जिस्टिंग साइमल्टेनियसली नेसेसरी है। ठीक है, और इन्होंने बताया कि दोनों एक दूसरे से एक स्क्रू के साथ जुड़े हुए होते हैं। डिमांड और सप्लाई जो है दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, एक स्क्रू के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये स्क्रू को इन्होंने क्या बताया, प्राइस बताया, अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, तो इन्होंने मांग और पूर्ति को या डिमांड एंड सप्लाई को उन्होंने सीजर बताया, जैसे अपर ब्लेड एंड लोअर ब्लेड, जैसे कैंची के दो ब्लेडें होती हैं, उसी तरीके से इन्होंने मांग और पूर्ति को बताया। ठीक है, अब आगे आप लोग देखोगे in 1738 the term utility was coined by Daniel Bernoulli in 1738 to attempting the answer सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स। सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स का आंसर देने के लिए यूटिलिटी को क्वाइन किया गया डेनियल बर्नौली के द्वारा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि 1780 में जेरेमी बेंथन हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, इनको कहा जाता है कि इनको जेरेमी बेंथन को एडवोकेट द यूटिलिटी प्रिंसिपल इन हिज बुक एंड इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। बेंथम वाज द फर्स्ट फिलोसोफर टू डेवलप एंड डिफेंड द यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ एथिक्स। ही वाज फॉलोड बाय जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, आगे आप लोग देखोगे इसमें कहा जा रहा है कि इन 1854 लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय Hermann Gaussen in 1854, who stated the magnitude of one and the same satisfaction when we continue to enjoy it without interruption continually decreases until satisfaction is reached. He was the first one to introduce the concept of marginal utility. हम लोग पढ़ते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट डिफरेंट हम लोग पढ़ते हैं, विलियम स्टेनली जेम्स को पढ़ते हैं, मार्शल को पढ़ते हैं, ठीक है, वालरा को पढ़ते हैं। तो आप लोग डिफरेंट पढ़ते हो कि किसने दिया है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट जो है, मार्जिनलिस्ट रिवोल्यूशन की बात की जाए तो उसमें इन्होंने किसने दिया था, गौसेन ने या गुसेन उसको बोला जा सकता है, इन्होंने 1854 में दिया,
जब अब आगे आप लोग देखोगे इन 1851 आप लोग FY एजवर्थ हु प्रेजेंटेड द इंडिफरेंस कर्व। मैंने आप लोगों को इसके पहले लेक्चर में फर्स्ट पार्ट में कंज्यूमर बिहेवियर में बताया था कि ये जो आपका आप हम लोग जब एजवर्थ बॉक्स पढ़ते हैं तो उसमें इंडिफरेंस कर्व होता है, उसका यूज़ करके जो है FI एजवर्थ ने इंडिफरेंस कर्व को यूज़ किया था सबसे पहले। लेकिन सबसे पहले इसको जो है इंडिफरेंस कर्व को पैरेटो ने दिया था। इसके क्रोनोलॉजी को मैंने पिछले वीडियो में कंज्यूमर बिहेवियर में आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो और यहाँ आप लोग देखोगे फिर फर्स्ट जनरेशन ऑफ मार्जिनलिस्ट रिवोल्यूशन की बात हो रही है जो कि लेट 19th सेंचुरी में है। इसमें आपके विलियम स्टैनली जेवेंस हु इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय बेंथम एंड मिल्स वर्क एंड पब्लिश्ड अ पेपर इन 1862। इसमें कहा जा रहा है कि विलियम स्टैनली जेवेंस जो हैं कि वो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे बेंथम और मिल्स के वर्क से, और 1862 में उन्होंने पब्लिश किया अपनी बुक जो थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है, उसमें इन्होंने इसके मार्जिनलिस्ट रिवोल्यूशन की चर्चा की, उसके बारे में बताया। एम्फसाइजिंग द वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द यूटिलिटी, कि यूटिलिटी की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है उसके बारे में इन्होंने उसको जोड़ दिया। फिर आप लोग आगे देखोगे कार्ल मिंजर फ्रॉम द ऑस्ट्रियन स्कूल पब्लिश्ड ए बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1871। लियोन वालरा पब्लिश्ड एलिमेंट्स डी इकोनॉमी पॉलिटिकल प्योर इन 1874। अब आप लोग देखोगे आगे डायमंड वाटर पैराडॉक्स, ये जो देखोगे आप लोग डायमंड वाटर पैराडॉक्स, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, एबंडेंस एंड स्केर्सिटी, ये हम लोग अक्सर नाम सुनते हैं डायमंड वाटर पैराडॉक्स। ये क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। डायमंड वाटर पैराडॉक्स का कंसेप्ट जो है डिफरेंट इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि जो डिफरेंट जो इकोनॉमिस्ट हैं ये कोई इसकी एक वो है क्रोनोलॉजी, इसकी थाट है अपना, सब ये मानते आए हैं कि जो है हम लोग पढ़ते हैं ना वाटर डायमंड पैराडॉक्स क्या है। वाटर जो है डायमंड बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है, वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग पढ़ते हैं, एक स्केर्सिटी अबंडेंस की कंसेप्ट पढ़ते हैं, दूसरा हम लोग जो है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पढ़ते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। ये वाटर डायमंड पैराडॉक्स ये बताता है कि जो इसका जो है ये लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू दो चीज़ को लेके फोकस करता है, दो चीज़ को फोकस किया गया है इसमें। एक है आपका लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, दूसरा एबंडेंस एंड स्केर्सिटी। इसमें देखो आप लोग क्या है, कहा जाता है कि जो डायमंड होता है, डायमंड के लिए डायमंड का पता लगाने के लिए जो लेबर होते हैं उनको क्या होता है अंदर जो है माइनिंग करना होता है, अंदर माइनिंग करके खदान में जाते हैं, खदान में देखते हैं कि वहाँ हीरा है कि नहीं है, डायमंड का पता लगाने के लिए। तो उनके लिए क्या होता है, उनकी जो है उनकी लाइफ की डेथ की सर्टेनिटी रहती है, उनको रिस्क रहता है, तो इसलिए डायमंड की वैल्यू ज़्यादा है। जबकि वाटर क्या है, वाटर ज़मीन पे खोदा हमने और पानी निकल गया तो हमको मिल गया। तो ये इजीली कंपेयर टू डायमंड जो होता है पानी को ढूंढना या पानी को निकालना जो है इजीली है कंपेयर टू डायमंड। डायमंड क्या होता है, डायमंड में थ्रेट होता है लाइफ की, डेथ की थ्रेट होता है लेबर्स के लिए। वो क्या करते हैं ज़मीन को डिग करते हैं, नीचे जाते हैं, पता लगाते हैं कहाँ पे डायमंड है कहाँ नहीं है। तो उनके हेल्थ को, उनकी लाइफ की जो होता है डेथ की चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये डायमंड की जो है यूटिलिटी जो है इसका जो है ज़्यादा है यूटिलिटी। इसकी मार्जिनल यूटिलिटी डायमंड का क्या होता है पॉजिटिव स्लोप का होता है। लेकिन वही बात किया जाए और इसलिए इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है डायमंड वाटर पैराडॉक्स में, इसीलिए इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है डायमंड का प्राइस बढ़ता चला जाता है, डिमांड उसका फिर भी डिक्रीज नहीं होता। आप लोग देखते भी हैं मार्जिनल यूटिलिटी भी उसका क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ रहा है, ठीक है। डायमंड की मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव स्लोप वाली होती है। लेकिन वही बात किया जाए वाटर का, तो वाटर जो है इजीली कंपेयर टू डायमंड, इजीली उसको खोद की ज़मीन से निकाला जा सकता है। लेबर को उतना थ्रेट नहीं होता है, उसको उतनी जो है डर नहीं होती कि लाइफ को लेके उसका डेथ को लेके उतनी उसमें रिस्क नहीं होता है, ठीक है। इसलिए पानी की वैल्यू जो है वाटर की वैल्यू कम होती है। और एबंडेंस एंड स्केर्सिटी ये भी एक कंसेप्ट है, मतलब आपका जो है डायमंड बहुत ही कम स्केयर है और आपका एबंडेंसी है वाटर का, इसलिए वाटर की वैल्यू, वाटर की जो प्राइस जो होती है क्या होती है कम होती है, डायमंड की ज़्यादा होती है। तो ये दो कंसेप्ट हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स में हम लोग जिसको पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने बता दिया कि डायमंड क्या होता है, उसके लिए लेबर्स को नीचे जाना होता है, ज़मीन को माइनिंग करनी होती है, पता लगाना होता है। तो उनको क्या होती है डेथ का, लाइफ
क्या थ्रेटेंड होता है, मतलब उनको हेल्थ को लेके, उनके लिए जो है जान को लेके नुकसान होने की चांसेज होते हैं, पॉसिबिलिटीज होती है। इसलिए क्या होता है, डायमंड का प्राइस जो होता है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, वाटर की प्राइस, वाटर इजीली अवेलेबल है तो वाटर का प्राइस कम होता है। ठीक है, अब इसमें सेकेंड जनरेशन मार्जिनलिस्ट रिवोल्यूशन है। इसमें आप लोग देखोगे, इसमें मार्शल आते हैं, आपके विकेस्टीड आते हैं, यूगन आते हैं, बॉम्बा वर्क आते हैं, पैरेटो आते हैं। ये मार्जिनलिस्ट रिवोल्यूशन का सेकेंड जनरेशन है। ठीक है, 1890 में आप लोग यहाँ देखोगे मार्शल कंटिन्यूड गोसेंस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश क्यों करती है, उसके लिए दो कंसेप्ट ये बात किया गया, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, जब हम किसी चीज़ का कंज्यूम करते हैं एडिशनल यूनिट को, तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद टोटल यूटिलिटी भी क्या होती है, डिमिनिश होने लगती है। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा हमेशा डिमिनिशिंग ही होगा, मार्जिनल यूटिलिटी का स्लोप हमेशा निगेटिव होगा। ये आप लोग जो है देख लो, बहुत से बुक में क्या दिया है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, पॉजिटिव दिया फिर निगेटिव दिया है, तो ये होता ही नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी का स्लोप हमेशा निगेटिव होता है। निगेटिव क्यों होता है, वो अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, आप लोग अब इसको देख लो। अब आप लोगों के सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का ये एनटीए नेट में भी और डिफरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसको कंज्यूमर बिहेवियर के, उपभोक्ता व्यवहार के डिफरेंट कंसेप्ट को एक क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन सा आया। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि लॉ ऑफ डिमांड जो है, जो कि हम लोग को 1699 में चार्ल्स डेवेडेंट, आप लोगों को मैंने अभी बताया, चार्ल्स डेवेडेंट ने इसका इन्वेंशन किया था लॉ ऑफ डिमांड का। फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की अगर बात किया जाए, रिबिल्ड प्रेफरेंस एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी गोसेंस फर्स्ट लॉ है, ये 1890 में आया था। ठीक है, रिबिल्ड प्रेफरेंस एनालिसिस का है, रिबिल्ड प्रेफरेंस एनालिसिस के बारे में आप लोगों को मैंने बताया कि रिबिल्ड प्रेफरेंस का जो कंसेप्ट आया था आपका 1938 में आया था। इंडिफरेंस कर्व का जो कंसेप्ट आया था 1934 में आया था। तो अगर इस बेसिस पे हम लोग क्रोनोलॉजी को अगर अरेंज कर लें, तो सबसे पहले बी आएगा, बी के बाद हम लोग का ए आएगा, ए के बाद हम लोग का जो है डी आएगा, डी के बाद सी आ जाएगा। तो अगर हम लोग ऑप्शंस को देखें तो बी ए डी सी जो है, बी ए डी सी हम लोग का ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये हम लोग का 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो बी ए डी सी वाला हम लोग का कौन सा है, ये 4th वाला ऑप्शन हम लोग का सही होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखते चलो। ठीक है, और अब हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का नियम। इसको जो है अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक, जो कि उनकी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स थी, 1890 में पब्लिश हुई थी, उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था, इन फैक्टर्स को इंक्लूड किया था। मांग का नियम क्या कहता है कि डिजायर होना चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए, फिनेंशियल कैपेबिलिटी होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ द गुड, टाइम, मतलब इच्छा होनी चाहिए, आपके पास जो होता है वित्तीय योग्यता होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए। ये इसके फैक्टर्स हैं मांग को, जो कि मांग को आप लोग मांग की क्या कर सकते हैं, ये मांग को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा, डिमांड ऑफ ए गुड एंड सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, ये क्या है, दोनों क्या है, फ्लो कंसेप्ट है। ठीक है, डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, किसी वस्तु का मांग और किसी वस्तु की पूर्ति, ये दोनों क्या है, फ्लो कंसेप्ट है। लेकिन डिमांड फॉर मनी, अगर वही बात कर लिया जाए, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी आपका जो होता है फ्लो हो जाएगा, और सप्लाई ऑफ मनी जो है आपका स्टॉक कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग बिल्कुल नोट कर लो। ठीक है, डिमांड फॉर ए गुड एंड सप्लाई ऑफ ए गुड, गुड की अगर किसी वस्तु की मांग की जा रही है, पूर्ति की जा रही है, तो ये दोनों फ्लो कंसेप्ट है। लेकिन डिमांड फॉर मनी आपका फ्लो हो जाएगा, और सप्लाई ऑफ मनी आपका स्टॉक कंसेप्ट हो जाएगा, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम एंड एट ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया था इसके पिछले वीडियो में, एट ए पीरियड ऑफ टाइम, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, फ्लो कंसेप्ट क्या होते हैं, ठीक है, स्टॉक कंसेप्ट क्या होते हैं।
अब हम लोग जानेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या होता है। ठीक है, ये मांग का नियम जो है आप लोगों के लॉ ऑफ डिमांड जो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। तो इन्होंने पार्शियल इक्विलिब्रियम दिया है। जनरल इक्विलिब्रियम हम लोग वालरा को पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज़ में, तो उसके बारे में जानेंगे। पार्शियल इक्विलिब्रियम एक पर्टिकुलर मार्केट का एक पर्टिकुलर फर्म की बात करता है, जबकि वालरा जनरल इक्विलिब्रियम में कंप्लीट मार्केट की बात करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे क्वांटिटी डिमांड, ये देखो दिया गया क्यू डी इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स आई, इसमें दिया है पी आर, इसमें दिया है एडवर्टीजमेंट एंड टी, ये दिया है। मतलब अगर हम लोग इसको हम लोग पढ़ते हैं तो हम आप लोग देखोगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम लोग का होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। लेकिन ये क्या है, क्यूडी जो है डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, टेस्ट ऑफ द गुड, तो इस पे ये डिपेंड है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है। ठीक है, यही आप लोग के सामने दिख रहा होगा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट एंड एडवर्टीजमेंट। तो ये लॉ ऑफ डिमांड आप लोगों को, लॉ ऑफ डिमांड यही बताता है। लॉ ऑफ डिमांड जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड, देयर इज ए ट्रेड ऑफ बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड। किसी वस्तु की मांग और उसके मूल्य के बीच में विपरीत संबंध होता है, जो कि मांग का नियम है। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप लोगों को प्राइस हो गया, इनकम हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, टेस्ट, ये सब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और क्वांटिटी डिमांड आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब रीजन फॉर द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड, डिमांड कर्व का नेगेटिव स्लोप क्यों होता है, हम लोग देखते हैं। डिमांड कर्व जब हम लोग बनाते हैं, ये हम लोग का क्वांटिटी होता है, ये प्राइस होता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ये नेगेटिव स्लोप का क्यों होता है, तो उसके लिए क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती हुई सीमांत उपयोगिता, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लेकिन मार्शल ने क्या किया है, डिमांड कर्व द एड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एलोन, केवल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ही उन्होंने दिखाया है, इनकम इफेक्ट को उन्होंने इग्नोर किया है। ठीक है, डिफरेंट यूज ऑफ ए कम्युनिटी, साइज ऑफ द मार्केट, तो ये रीजन है डिमांड कर्व के नेगेटिव स्लोप होने का। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एजम्पशन ऑफ द कार्डिनल यूटिलिटी ऑफ एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया था कि कार्डिनल यूटिलिटी में क्या होता है, कि मार्शल ने बताया कि यूटिलिटी को क्वांटिफाई किया जा सकता है, उसको एब्सोल्यूट नंबर में मेजर किया जा सकता है। एब्सोल्यूट नंबर कहने का मतलब है कि हम किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे होते हैं तो उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, मात्रा में उसको बता सकते हैं कि मैंने इस चीज़ का कंजम्पशन किया तो मुझे 20 यूनिट का, 20 यूटिल्स का, 30 यूटिल्स का, 40 यूटिल्स का, 50 यूटिल्स का मुझे क्या मिल रही है, यूटिलिटी मिल रही है। ये आपका कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी बताता है। अब अगर बात किया जाए हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, तो ये आपका टोटल यूटिलिटीज है U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 और ये UN, मतलब टोटल यूटिलिटी जो है इस सब का समेसन है, U1 से लेके U1 तक का। और ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट है, U1 और U2 से जुड़ा नहीं है, U2 U3 से अलग है, U3 U4 से अलग है, मतलब कोई एक दूसरे से लिंक नहीं है। ये कह रहा है इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, ये इसका एजम्पशन है। ये एजम्पशन का कहने का मतलब ये है। कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसका एजम्पशन है, ये इंपॉर्टेंट एजम्पशन है कि कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी में कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी की जो सीमांत उपयोगिता क्या होगी, वो स्थिर होगी, कांस्टेंट होगी, पुअर के लिए भी और रिच पीपल के लिए भी। ये एजम्पशन है। ठीक है, एजम्पशन ये मान के मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी कोई थ्योरी दी जाती है तो एजम्पशन दिया जाता है। एजम्पशन मतलब उसको हम लोग प्री एज्यूम करते हैं, प्री एज्यूम करके चलते हैं तो हमारी थ्योरी क्या होगी, वैलिड होगी। ठीक है, तो वही एजम्पशन ये कह रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होगी, मानता है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी एज्यूम्स दैट कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी की सीमांत उपयोगिता क्या होगी, स्थिर होगी। और फिर यहाँ पे आप लोग देखोगे द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वाज गिवन बाय डेनियल बर्नौली। डेनियल बर्नौली ने मार्जिनल यूटिलिटी मनी ऑफ मनी का कंसेप्ट को दिया हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या है, गोसेंस का फर्स्ट लॉ है। मैंने आप लोगों को बताया टोटल यूटिलिटी क्या होता है, समेसन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं। जितने भी को हम लोग ऐड कर दें, समेसन कर दें, तो हमको टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। या फिर अगर हम लोग टोटल यूटिलिटी को, अगर हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी निकालना हो
अगर मार्जिनल यूटिलिटी निकालना हो तो टोटल यूटिलिटी को अगर आप लोग डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हो तो हम लोग को क्या मिल जाएगी, उससे मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाती है। जब हम लोग टोटल यूटिलिटी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो क्या मिल जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, एम यू एक्स इक्वल टू डेल्टा टे एक्स अपन डेल्टा क्यू, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स इक्वल टू टी यू एक्स माइनस टी यू एक्स माइनस वन, ये भी होता है। इसको इस तरीके से भी, मतलब एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन एक्स टाइम में कंजम्पशन और एक्स माइनस वन उस कमोडिटी पहले जो हम कंज्यूम किए थे वो हमारी होती है, उसको माइनस कर देते हैं टोटल यूटिलिटी से तो हमारा क्या हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग देखोगे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज सिंपली द स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी कर्व। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है वो टोटल यूटिलिटी कर्व का स्लोप है। या मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा आप लोगों को क्या दिख रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी हैव ऑलवेज नेगेटिव स्लोप। सीमांत उपयोगिता का जो है ढाल जो है हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट चलते हैं, ये आप लोगों को मैं यही दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जो फेजेस होते हैं हम लोग पढ़ते हैं कि फर्स्ट फेज में कैसा है, सेकंड फेज में कैसा होता है, आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ। ये आप लोग देखो, ये हम लोग का क्या होता है, टोटल यूटिलिटी होता है। ठीक है, और जहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है वहाँ पे हम लोग क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, वहाँ पे हम लोग का जो है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ये टी यू है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखोगे यहाँ पे टोटल यूटिलिटी जो है मैक्सिमम है, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी आगे निगेटिव हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी भी निगेटिव होती जा रही है। ठीक है, ये सेकेंड फेज है, ये थर्ड फेज है, और इसके पहले क्या होता है, ये फर्स्ट फेज होता है। यहाँ फर्स्ट फेज में कहा जा रहा है मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी बोथ आर इंक्रीजिंग, पहले में दोनों बढ़ते हैं। टोटल यूटिलिटी इज स्टिल इंक्रीजिंग, टोटल यूटिलिटी सेकेंड फेज में आप लोग देखोगे यहाँ बढ़ रहा है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टेड टू डिमिनिश, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, यहाँ पे डिमिनिश करना स्टार्ट कर देता है। फेज थ्री में क्या है, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, यहाँ पे देखोगे टोटल यूटिलिटी जो है मैक्सिमम पे है एट पॉइंट ई एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जा रही है। फिर आगे जाओगे तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों क्या हो जाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाएगी और टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, डिमिनिश होने लगेगा। व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज इट्स मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। जहाँ भी आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, इसको नोट कर सकते हो आप लोग, जहाँ भी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव दिखाया है, पॉजिटिव, वो बिल्कुल गलत है, इसको आप लोग नोट कर लो। बहुत से बुक्स में जो है दिया हुआ है उसको आप लोग नोट कर सकते हो। मार्जिनल यूटिलिटी अगर जहाँ भी पॉजिटिव दिया है वो बिल्कुल क्या है, गलत है। मार्जिनल यूटिलिटी का स्लोप हमेशा क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी का स्लोप हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, और इसका डायग्राम, सही डायग्राम ये है जो बहुत कम बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है, ये आपको टोटल यूटिलिटी है। यहाँ पे मार्जिनल टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जीरो है। इसको अब आप लोग कहोगे सर कैसे होता है, अभी मैं आप लोगों को इसको मैं और बता दे रहा हूँ। हम लोग जब कंजम्पशन करते हैं, मान लो कोई आदमी है उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो और उसे क्या किया जाए, बहुत ज़ोर से भूख लगी है और उसको रोटी दे दिया जाए, 5 रोटी दे दिया जाए। ठीक है, 5 रोटी जब उसको दे दिया जा रहा है तो उसको जो पहली रोटी से जो मिलने वाली यूटिलिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। मान लो 5 रोटी दे दिया गया उसको, 5 पीसीज ऑफ ब्रेड दे दिया गया, तो यहाँ पे क्या होगी, पहली रोटी से सबसे ज़्यादा होगी। मान लो अगर हम इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर दें यूटिलिटी में, इसको यहाँ पे 5 यूनिट मिल रहा है, दूसरे से क्या हो गया, 4 मिलेगा, दूसरे ब्रेड के खाने से उसको क्या होगा, 4 यूनिट की यूटिलिटी मिलेगी। तीसरे से क्या होगा, उसको 3 की मिलेगी। चौथे से क्या होगा, उसको 2 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलेगी। पाँचवें से क्या होगा, उसको 1 की मिलेगी। छठे से क्या हो जाएगा, 0। अगर 5 रोटी से छठे खाता है, छठे पे 0 हो जाएगा। मतलब जहाँ टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमाइज हो तो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब टोटल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा और मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा। उसके बाद क्या होगा, टोटल यूटिलिटी भी डिमिनिश होने लगेगी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा,
ऋण आप निगेटिव हो जाएगा। जैसे मान लो आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी हो, आपको पहला रोटी दिया जाए, आपकी भूख कम हो जाएगी, दूसरे से और कम हो जाएगी, तीसरे से और कम हो जाएगी। लेकिन पहली रोटी के कंपेयर में अगर दूसरी रोटी आप खा रहे हो तो जितनी यूटिलिटी आपको मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट ब्रेड से मिल रही है, फर्स्ट चपाती से मिल रही है, उतनी सेकंड से नहीं मिलेगी। अब फिर सेकंड वाल से जितनी मिल रही है उतनी थर्ड से नहीं मिलेगी। तो एक टाइम आएगा जहाँ पे आप एकदम आपका पेट भर जाएगा, आप फुल्ली आपका भूख खत्म हो गया। 5 रोटी मान लो, 5 रोटी पे आपकी भूख खत्म हो जाए, छठा कोई खिलाए तो आप ज़बरदस्ती खा लोगे। आपको हो सकता है अगर कोई क्या 7 रोटी दे दे और एक रोटी बढ़ा दे तो हो सकता है आपको क्या हो जाए, पेट में अपच हो जाए, वोमिटिंग होने लगे, तो निगेटिव होने लगेगी यूटिलिटी। वहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने लगेगी, निगेटिव होने लगेगी। 8 रोटी, 9 रोटी, 10 रोटी मान लो खा लिया, आपको हो सकता है हॉस्पिटल ले जाना पड़े, ज़्यादा दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो इसलिए क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी की जो है हमेशा पहला कमोडिटी, उस किसी भी कमोडिटी का पहला यूनिट जब कंज्यूम करोगे तो आपको पहली कमोडिटी से पहली यूनिट से जितनी यूटिलिटी मिलेगी मार्जिनल यूटिलिटी, वो उतनी दूसरी से नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे लिखा जाता है सेट्रस पेरिबस, सेट्रस पेरिबस ये होना चाहिए। सेट्रस पेरिबस मतलब अन्य बातों, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातों के समान रहने पे। अन्य बातों के समान रहने का मतलब इंडिविजुअल का इनकम, इंडिविजुअल का टेस्ट, इंडिविजुअल का प्रेफरेंस, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, क्वालिटी ऑफ गुड्स, ये सब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये नहीं कि चेंज कर दिए, इसीलिए सेट्रस पेरिबस कहा जाता है। अगर सेट्रस पेरिबस है तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या होगा, निगेटिव स्लोप वाला होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से नोट कर लो। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये हम लोग का क्या है, गोसेंस का सेकेंड लॉ है। ये जो है गोसेंस का सेकेंड लॉ है, जो कि क्या है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें ये क्या कहते हैं, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन के भी नाम से भी जाना जाता है, प्रोपोर्शनलिटी रूल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है, आप लोग देखोगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, प्राइस ऑफ वाई, ये सब इक्वल होगा। ये बताता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब हम अपने जो है अपने जो है हमको अपने इनकम को डिफरेंट कम्युनिटी पे इस तरीके से स्पेंड कर रहे हैं कि डिफरेंट कम्युनिटी के कंजम्पशन से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है क्या होगी, हम अपने मनी इनकम को डिफरेंट कम्युनिटी के कंजम्पशन पे इस तरीके से स्पेंड कर रहे हैं कि डिफरेंट कम्युनिटी के कंजम्पशन से मिलने वाली यूटिलिटी हमको क्या होगी, इक्वल होगी। उसी को बोलते हैं क्या, गोसेंस सेकेंड लॉ या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इन ए सिंगल कम्युनिटी के केस में एम यू एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, और ये देखो आप डिफरेंट कम्युनिटी के केस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल टू प्राइस पी एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपन प्राइस ऑफ एक्स। ये हो सकता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपन प्राइस ऑफ अन वाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड अपन प्राइस ऑफ जेड, डैश 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 करके मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन इंटू प्राइस ऑफ एन, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप लोग जो है इसके बारे में हम लोग आज सीख गए। हम लोगों ने जो है लॉ ऑफ डिमांड के बारे में सीखा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो अब तक हम लोगों ने उसके बारे में शायद अभी हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया। मैं आप लोगों को एक पीछे वाली स्लाइड पे ले चल रहा हूँ जहाँ पे हम लोग को डिस्कशन करना चाहिए था। ये आप लोग देखो लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक स्लाइड ऐड करके बताना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। अभी आप लोगों को लॉ ऑफ डिमांड में यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्वांटिटी जो था फंक्शन था किसका, प्राइस ऑफ एक्स, इंडिविजुअल्स इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, एडवर्टीजमेंट, टेस्ट। ये हम लोग का क्या था, यहाँ पे हम लोग का ये था इंडिपेंडेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है हम लोग का, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड बनाते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखोगे यहाँ पे एक्स है, ये वाई है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये वाई है, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, प्राइस लेते हैं, यहाँ पे कमोडिटी लेते हैं, क्वांटिटी लेते हैं या कमोडिटी लेते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते थे y इक्वल टू एफ एक्स,
हम लोग जब पढ़ते हैं अलजेब्रा में, आप लोग पढ़े होंगे 9, 10th, 11th क्लास में, तो ये आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मतलब x और ये y है, ये आपका क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है और ये क्या है, डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट और ये आपका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। लेकिन यहाँ पे आप लॉ ऑफ डिमांड में देखोगे ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन जब हम इसको डिराइव कर रहे हैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग का प्राइस क्या हो जा रहा है, डिपेंडेंट हो जा रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड जो है हम लोग का, ये क्या है, ये होगा ओरिजिनल डिमांड फंक्शन। ये हम लोग का क्या है, ओरिजिनल डिमांड फंक्शन, ये हम लोग का ओरिजिनल डिमांड फंक्शन है। लेकिन जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड का जो है, जब भी आप लोग बिल्कुल एकदम इसको नोट कर सकते हो, जब भी लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफिकल और न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन किया जाता है, तो वो आईडीएफ होता है। आईडीएफ मतलब इनवर्स डिमांड फंक्शन। इनवर्स डिमांड फंक्शन ऐसा क्यों होता है, ये मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। जब हम यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये हम लोग का क्या है, प्राइस यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते थे y इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स आपका इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। तो अगर एक्स एक्सिस को आपका इंडिपेंडेंट मान लिया जाए, वाई एक्सिस को डिपेंडेंट मान लिया जाए, तो प्राइस तो हम लोग का वाई एक्सिस पे है, तो ये डिपेंडेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इंडिपेंडेंट है, ये कैसे हो सकता है, ये ऐसा इसलिए है, जब भी आप लोग कॉस्ट की थ्योरी पढ़ते हो, तो आप लोग देखते हो यहाँ पे ये कन्वीनियंस के लिए, पैरिटी के लिए इसको यहाँ पे लिया जाता है, पैरिटी के लिए, समझने के लिए। यहाँ पे हम लोग जब पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग का ये AR इक्वल टू MR होता है। जब हम लोग थ्योरी ऑफ कास्ट पढ़ते हैं, उसमें आप लोग देखोगे ये हम लोग का जो है AC होता है, ठीक है। और हम लोग जब AC होता है, ये हम लोग का MC होता है, हम लोग पढ़ते हैं ना, AR MR होता है। तो हम लोग अगर प्राइस को, अगर हम लोग जो प्राइस को क्या कर ले, यहाँ पे ले लें, क्वांटिटी को यहाँ पे ले लें, तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसे आने लगेगा, जो कि हम लोग को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको घुमाना पड़ेगा। हम लोग को प्राइस को अगर हम लोग ले लें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और कमोडिटी को ले लें, अगर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर लिया जाए, तो इंडिपेंडेंट हम लोग का प्राइस है। अगर प्राइस और इंडिपेंडेंट यहाँ पे को हम लोग एक्स एक्सिस पे ले लें, प्राइस को एक्स एक्सिस पे ले लें, तो हम लोग का कैसे बन जाएगा, प्राइस को अगर समझने के लिए हम लोग बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे उसको। इसलिए जब भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया, लॉ ऑफ डिमांड जो है हम लोग का, इसको आप लोग नोट कर लो, लॉ ऑफ डिमांड जो है क्या है, ओरिजिनल डिमांड फंक्शन है। लॉ ऑफ डिमांड जो है ओरिजिनल डिमांड फंक्शन है, लेकिन उसका ग्राफिकल या न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन जब हम लोग देते हैं, बनाते हैं, जब भी हम लोग लॉ ऑफ डिमांड का जो है, लॉ ऑफ डिमांड जो ओरिजिनल डिमांड फंक्शन है, और उसका ग्राफिकल या न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन वो आईडीएफ है, इनवर्स डिमांड फंक्शन है। इसको आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड जो है, ये हम लोग का क्या है, ओरिजिनल डिमांड फंक्शन है। लॉ ऑफ डिमांड जो है हम लोग का ओरिजिनल डिमांड फंक्शन है, ठीक है। और जब लॉ ऑफ डिमांड का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, या इसको न्यूमेरिकल शो किया जाता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आईडीएफ यूज करते हैं। आईडीएफ मतलब इनवर्स डिमांड फंक्शन, जहाँ पे हम लोग का प्राइस होना चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, लेकिन लेते कहाँ पे हैं, वर्टिकल एक्सिस पे, जो कि क्या है, इनवर्स डिमांड फंक्शन है। अभी आप लोगों को मैंने दिखाया कैसे क्या होता है। अगर हम लोग प्राइस को हॉरिजॉन्टल पे ले लें, तो कैसे हम लोग शो ही नहीं कर पाएंगे, उसको बार बार घुमाना पड़ेगा, देखने के लिए, समझने के लिए, पैरिटी के लिए ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आज के वीडियो में हम लोगों ने कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के एजम्पशंस के बारे में सीखा,
गोसेंस फर्स्ट लॉ के बारे में सीखा, सेकंड लॉ के बारे में सीखा, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है उसके बारे में सीखा। और आप लोग नोट कर लो, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या होगा, निगेटिव स्लोप का होगा। और ब्रैकेट में क्या रहेगा, सेट्रस पेरिबस, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातों के समान रहने पे, ठीक है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हम लोगों ने जान लिया। आप लोगों को आने वाले लेक्चर्स में अभी हम लोग जो है आगे डिफरेंस कर्व के बारे में सीखेंगे। आने वाले उसके अगले वीडियो में हम लोग जो है रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में सीखेंगे, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, सी ईएस क्या होता है, कॉप डगलस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और बाकी आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी में मैंने बताया ही है, और जल्द ही वीडियो अपलोड किए जाएंगे। आप लोग जो है बस जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम लिंक से ज़रूर जुड़िए, जहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल में आप लोगों को नेट के आए हुए क्वेश्चंस MCQs के रूप में, क्विज़ के रूप में वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे भेजे जा रहे हैं। आप लोग जो है सीरियसली उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके बेसिस पे टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चंस भेजे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है टेलीग्राम से जुड़िए और यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइजर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, गुड नाइट।